आज 12th बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन अध्याय 3 मानव जनन के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें हमने आपको बताया था कि जनन क्या है और मानव का जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में विधिवत समझाया जा चुका है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमने आपको इससे रिलेटेड कौन कौन से आर्गन आते हैं उनके बारे में समझाया था और बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत वृषण कोष, जिसे हम स्क्रोटल सैक कहते हैं, जिसके अंदर वृषण बंद होते हैं। दूसरा बताया था टेस्टिस या वृषण, जिसके अंदर शुक्राणु बनते हैं एवं मेल सेक्स हार्मोन का निर्माण होता है। तीसरा आपको बताया था नर जनन वाहिनियाँ, जिन्हें हम डक्ट्स कहते हैं। ये टेस्टिस में बने हुए शुक्राणुओं यानी स्पर्म्स को ले जाने का कार्य करते हैं और फिर इससे संबंधित सहायक ग्रंथियों के बारे में बताया था, जिसमें आपको प्रोस्टेट ग्लैंड और पल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में समझाया था। फिर उसके बाद पेनिस के बारे में और फिर अधिवृषण या एपिडाइडमिस, जहाँ पर स्पर्म मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, और फिर लास्ट में शुक्राशय या स्पर्मैथिकी के बारे में समझाया था। आज इसी कड़ी में इसी चैप्टर का अगला पार्ट, जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना है, अर्थात मादा जनन तंत्र। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसका डायग्राम बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। डायग्राम को देखने पर आप पाएंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ी अंडाशय ओवरीज दिखाई पड़ रही हैं, दोनों तरफ हैं, अर्थात ओवरी की संख्या 2 होती है, एक जोड़ी होती है। डक्ट सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय और वैजिना शामिल होता है तथा बाह्य जननांग या वल्वा तथा फिर मैमरी ग्लैंड्स, ये सारे आर्गन जो हमने आपको बताए हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंतर्गत आते हैं। आइए जानते हैं प्रत्येक आर्गन के बारे में डिटेल में कि किसका क्या काम होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंतर्गत कौन सी ऐसी सहायक ग्रंथियां हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंतर्गत आती हैं। आज इसे ही हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में। जैसा कि आप जान रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ी ओवरी या अंडाशय के साथ साथ एक जोड़ी ओविडक्ट या अंडवाहिनियाँ, एक गर्भाशय अर्थात यूटरस, एक गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स तथा एक वैजिना और बर्थोलिन की ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया शामिल होते हैं। ये श्रोणि क्षेत्र में आते हैं। श्रोणि क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर श्रोणि मेखला होती है। श्रोणि मेखला से ही हमारे जांघ की हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, इसे पेल्विक रीजन के नाम से जाना जाता है। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियाँ अर्थात मेमरी ग्लैंड के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, शिशु का जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। आप अपनी स्क्रीन पर फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को भली भांति देख सकते हैं, जिसमें एक जोड़ी ओवरी दिखाई जा रही हैं, फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस है और इंडोमेट्रियम
या यूट्राइन लाइनिंग दिख रही है, वैजिना का रीजन है और सर्विक्स का रीजन स्पष्ट रूप से इस डायग्राम में दिखाया गया है। आगे इसी डायग्राम का डिटेल आप बारी बारी से पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम ओवरी की। एक पोर्शन ओवरी का दिखाया गया है, जिसको आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अंडाशय या ओवरी फीमेल की प्राथमिक लैंगिक जनन अंग है, जो कि ओवम या अंडाणु और कई स्टेरॉयड हार्मोन, जिन्हें हम अंडाशयी हार्मोन कहते हैं, उत्पन्न करने में सक्षम होती है। उदर के निचले भाग के दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। यह श्रोणिभित्ति तथा गर्भाशय से स्नायु अर्थात लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा हुआ होता है। एक ओवरी का डायग्राम एक साइड का आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसे देख करके आप समझ सकते हैं कि ओवरी किस तरह से होती है। उसके बाद दूसरा आता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को भी अलग से दर्शाया गया है। अंडवाहिनियाँ, डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। गर्भाशय और वैजिना मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती है। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे हम इनफंडीबुलम कहते हैं। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, जो डायग्राम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें इनफंडीबुलम स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, जिसे हम कीपक के नाम से जानते हैं। इस इनफंडीबुलम के किनारे उंगली जैसे प्रक्षेप या प्रवर्ध निकले होते हैं। इन्हीं प्रवर्धों को हम फिम्बरी या झालर के नाम से जानते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये फिम्बरी सहायता करती हैं। आगे चलकर इनफंडीबुलम, जिसे हम कीपक कहते हैं, वह अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुल जाता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला भी आप फैलोपियन ट्यूब में देख सकते हैं। सबसे पहले उंगलियों के जैसे प्रवर्ध निकले हैं, जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। फिम्बरी के पीछे कीप के जैसा एक पार्ट है, जिसे हम इनफंडीबुलम कहते हैं, और इनफंडीबुलम खुलता है एम्पुला में। एम्पुला तक आपने समझ लिया कि किस प्रकार से ये ओवरी होती है। अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग होता है, वो एक संकीर्ण पथ में एक सक्रिय ल्यूमेन होती है, जो कि गर्भाशय से जोड़ती है। इस तरह से अब बात करते हैं यूट्रस, जिसे हम वोम्ब के नाम से जानते हैं। गर्भाशय की स्थिति क्या होती है और गर्भाशय का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसे भी जानना आवश्यक होता है। गर्भाशय को अगर स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए तो यह नाशपाती के आकार की एक पेशी युक्त संरचना होती है, जो फीमेल के पेल्विक रीजन, जिसे हम श्रोणि प्रदेश कहते हैं, में उपस्थित होती है। इसमें दोनों अंडवाहिनियाँ खुलती हैं, जिसका निचला संकीर्ण भाग सर्विक्स कहलाता है, और गर्भाशय में निषेचित अंडे का डेवलपमेंट होता है। गर्भाशय वास्तव में मोटी भित्ति वाला पेशी और उल्टी नाशपाती के आकार का अंग होता है। गर्भाशय खोखली एवं शंक्वाकार संरचना होती है, जो कि आंत्रयोजनी तथा स्नायुओं द्वारा श्रोणि भाग की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होती है, और ये लगभग 75 सेंटीमीटर लंबी, 3 सेंटीमीटर मोटी तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। गर्भाशय अर्थात यूटेरस मुख्य रूप से 3 भागों में विभक्त होता है, जिन्हें हम डम शेप्ड या गुंबदनुमा सबसे ऊपरी भाग, मध्य का भाग बॉडी कहलाता है,
और निचला भाग सकरा भाग ग्रीवा या सर्विक्स कहलाता है। इसके बाद फिर गर्भाशय के बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिन्हें हम बाह्य जननेंद्रियों के नाम से जानते हैं। इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत मॉन्स पीबस, जिसे हम जघन शैल, बृहद प्रकोष्ठ या लेबिया मेजोरा तथा लघु भगोष्ठ जिसे हम लेबिया माइनोरा और हाइमेन तथा क्लिटोरिस कहा जाता है। अब बात करते हैं मेमरी ग्लैंड्स के बारे में, स्तन ग्रंथियों के बारे में। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा जीवधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियाँ युग्म संरचना हैं, अर्थात जोड़े में होती हैं, जिनमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में वसा होती है। प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तनपालियों यानी मेमरी लोब्स में बटा हुआ होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ पाए जाते हैं, जिन्हें हम कूपिका के नाम से जानते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से ही दुग्ध का श्रावण होता है, जो कि कूपिकाओं की गुहाओं में एकत्र होता है। कूपिकाएँ स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएँ मिलकर मेमरी डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तन वाहिनियाँ मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है, जो कि दुग्ध वाहिनी यानी लैटिसिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव केवल प्रसव के बाद ही होता है। यह अग्र पीयूष द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम कहते हैं, उससे स्रावित हार्मोन प्रोलैक्टिन द्वारा उद्दीपित होता है। जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पश्च भाग है, वहाँ से एक दूसरा हार्मोन निकलता है, जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन दुग्ध को स्तन से बाहर निकालने को उद्दीपित करता है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण हार्मोन, इनके नाम आपको ध्यान रखने होंगे। पहला हार्मोन आपको जो बताया गया है, उसका नाम भी ध्यान रखना है, जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। और दूसरा हार्मोन जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, ये दुग्ध को स्तन से बाहर निकालने के लिए उद्दीपित करता है। यह भी पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से स्रावित होता है। एक मेमरी ग्लैंड की संरचना को आप देख सकते हैं। स्तन ग्रंथि किस प्रकार से होती है, इसे आप भली भांति समझ सकते हैं। इसकी संरचना के बारे में देखा जाए तो लैटिसिफेरस डक्ट्स दिखाई पड़ती हैं। लोब्स ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स बहुत सारे दिखते हैं, और इसके अलावा पैक्टोरियल पैड भी होता है। इस तरह से ये हो गई आपकी मेमरी ग्लैंड की संरचना। उसके बाद अब महत्वपूर्ण पार्ट आता है अंडाशय की संरचना के बारे में। अंडाशय की संरचना का डायग्राम अक्सर एग्जामिनेशन में बनाने के लिए आता है। इसके डायग्राम को आपको भली भांति बनाना सीख लेना चाहिए। डायग्राम भी इस चैप्टर के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हो, चाहे वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हो। अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना को यदि बहुत ध्यान से देखा जाए तो आपको विभिन्न प्रकार की रचनाएं इसके अंदर दिखाई पड़ेंगी। ये आपके अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना है। आप जैसा देख सकते हैं कि प्रत्येक जो अंडाशय होता है, जिसका एक जोड़ा उपस्थित होता है, वो बादाम की आकृति का होता है और लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप मेजोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है तथा दूसरी ओर अंडाशयी लिगामेंट्स यानी ओवेरियन लिगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है। इस प्रकार वृषण के विपरीत अंडाशय उदर गुहा में स्थित होते हैं। जबकि आपको वृषण के बारे में बताया था कि वृषण शरीर के बाहर होते हैं, क्योंकि शरीर की तुलना में बाहर का टेम्परेचर कम होता है
और कम टेम्परेचर पर स्पर्म जो हैं वो विकसित हो पाते हैं। अंडाशय अंडाणुओं या अंडों की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, बहुत ध्यान से नाम सुनते रहिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव करते हैं। अंडाशय की संरचना के बारे में बात की जाए तो प्रत्येक अंडाशय में बाहरी स्तर जनन एपिथीलियम या जर्मिनल एपिथीलियम और भीतरी भाग स्ट्रोमा का बना होता है। आप अपने स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम को देखिएगा तो जर्मिनल एपिथीलियम को नामांकित किया गया है। स्ट्रोमा में रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु और वर्धन की विभिन्न अवस्थाओं में ओवेरियन फॉलिकल्स और ग्रैफियन फॉलिकल्स बिखरे हुए होते हैं। प्रत्येक ग्रैफियन फॉलिकल कोशिकाओं के समूह के रूप में होते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के लगातार विभाजित होने के परिणाम स्वरूप ग्रैफियन फॉलिकल आकार में वृद्धि करते हैं। इन्हीं कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका अन्य की अपेक्षा अधिक तेजी के साथ बढ़ती है और विकसित होकर अंडाणु का निर्माण करती है, जबकि शेष कोशिकाएं फॉलिकुलर कोशिकाएं कहलाती हैं। पूर्ण रूप से परिपक्व ग्रैफियन फॉलिकल में एक बाहरी बहुस्तरीय मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा होता है। इसके अंदर एक फॉलिकुलर गुहा या फॉलिकुलर कैविटी होती है जिसमें एक रंगहीन द्रव भरा होता है। फॉलिकुलर गुहा के भीतर ऊसाइट स्थित होते हैं। इसके अंदर चारों ओर पतली विटेलाइन मेम्ब्रेन तथा बाहर की ओर एक मोटी पारदर्शी स्तर उपस्थित होती है। उस स्तर को हम जोना पेलुसिडा के नाम से या जोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। डायग्राम में आप भली भांति देख सकते हैं कि किस प्रकार से जोना पेलुसिडा को दर्शाया गया है। परिपक्व अंडाणु का मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से संबंध बनाने वाली फॉलिकल कोशिकाओं को डिस्कस प्रोलिजेरस के नाम से जाना जाता है। अंडाशय में स्थित फॉलिकल सूक्ष्म पौधों के रूप में दिखाई देते हैं जो परिपक्व होने पर अंडाशय की सतह पर आ जाते हैं और फटकर अंडाणुओं को मुक्त कर देते हैं। फॉलिकल की गुहा अब रुधिर से भर जाती है। फॉलिकुलर कोशिकाएं रुधिर के थक्के के साथ कार्पस ल्यूटियम बनाती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर कार्पस ल्यूटियम देख सकते हैं जो कि पीले से रंग की ग्रंथिल रचना है तथा अंडाणु का निषेचन होने पर भी यह रचना बनी रहती है। इससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है जो गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियों को क्रियाशील बनाने में सहायता करता है। निषेचन न होने पर कार्पस ल्यूटियम नष्ट होकर एक धब्बे के रूप में दिखाई देती है जिसे कार्पस एल्बिकेंस के नाम से जाना जाता है। कार्पस ल्यूटियम के बगल में कार्पस एल्बिकेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस प्रकार से अंडाशय की सूक्ष्मदर्शी संरचना को देखने पर जो रचनाएं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सभी रचनाएं प्रदर्शित होती हैं। जैसा कि इसके डिटेल को हमने पहले ही आपको बता दिया है, इस डिटेल को आप भली भांति नोट कर लीजिएगा। एक वयस्क मादा के दोनों अंडाशयों में लगभग 1,20,000 से 1,60,000 पुटिका पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से केवल 450 ही पूरे प्रजनन काल में परिपक्व होते हैं। शेष भिन्न भिन्न समय पर नष्ट हो जाते हैं। इनके नष्ट होने की क्रिया को पुटकी जीर्णता या फॉलिकुलर आर्टेसिया के नाम से जाना जाता है। पुटिका की एक कोशिका जिसे ऊसाइट कहते हैं शीघ्रता से बढ़कर प्राथमिक अंड अथवा अंडाणु यानी ओवम बनाने का काम करती है। अंडाणु के चारों ओर कोरोना रेडिएटा का स्तर होता है। इसके पश्चात जोना पेलुसिडा का स्तर होता है। दोनों अंडाशयों में एकांतरित रूप में केवल एक अंडाशयी पुटक प्रत्येक 28 दिन बाद परिपक्व होता है। इस तरह से आज के इस ऑडियो नोट्स के माध्यम से आप सभी ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानकारी हासिल की।
कौन कौन से ऐसे आर्गन हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के अंतर्गत आते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से आपको गैमेटोजेनेसिस और oogenesis के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे। गैमेटोजेनेसिस होती क्या है, इसको आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस वृषण अथवा जिसे हम युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन का मतलब हुआ युग्मक बनने की प्रक्रिया, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो। नर युग्मक बनने की क्रिया को हम शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस और मादा युग्मक बनने की क्रिया को हम oogenesis के नाम से जानते हैं। नर युग्मक टेस्टिस यानी वृषण में बनते हैं, जबकि मादा युग्मक अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इस प्रकार से जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मकों के बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस को हम बाद में आपको अगले वीडियो के माध्यम से प्रेषित करेंगे। जो भी आज बताया गया है इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।